राजीव अपना सब काम छोड़कर अब सबसे पहले इशिता को अपने घर लेकर जाना चाहता था ताकि शालिनी की लगाई हुई आग को वो शांत करा सके। हालांकि उसे पता था कि प्रिया उस पर यकीन करती थी, लेकिन वो जानता था कि एक लड़की ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी दूसरी लड़की के साथ घूमे। राजीव इशिता को देखकर मन ही मन बड़बड़ा रहा था। आखिर मैंने इस लड़की की हेल्प क्यों की? ना ही मैं इसकी हेल्प करता और ना ही मैं इस मुसीबत में पड़ता। अब पता नहीं अगर प्रिया ने वो फोटो देख लिया होगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। जब राजीव अपने मन में ये सब सोच रहा था तो वो इशिता को ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से देख रहा था। उस लड़की ने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। उसका मोबाइल एक कस्टम मेड मॉडल था। मोबाइल फोन की दूसरी स्क्रीन बदलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मोबाइल में मौजूद एक्सेसरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। कस्टम मेड मोबाइल फोन में एक चिप थी जिसे एस्कॉर्ट करते थे। जब वो एक मिशन पर था तो चिप ने उसकी बड़ी मदद की थी, इसलिए राजीव को पता था कि इस तरह के मोबाइल फोन का यूज आम लोग नहीं करते। राजीव अपने मन ही मन में सोचने लगा, पता नहीं ये लड़की कौन है, कहां से आई है, ये इस तरह के मोबाइल का यूज क्यों कर रही है। हो सकता है कि इसके साथ इसके बॉडीगार्ड भी हो और वो इस पर नजर रखे हुए हो। राजीव अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गया था, लेकिन अब पहले ही उन दोनों ने एक समझौता कर लिया था कि वो प्रिया को सब सच बताएगी और राजीव उसके बदले उसकी मदद करेगा। अब जब उसने इशिता को खदानों का जिक्र करते हुए सुना तो उसने उसके साथ जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये लड़की आखिर है कौन। इधर प्रिया जो अभी घर पर ही जा रही थी, अब उसने अपना मोबाइल निकाला, तभी उसकी नजर शालिनी के भेजे गए मैसेज पर पड़ी। जब प्रिया ने उस पर क्लिक करके देखा तो उसने राजीव के साथ किसी लड़की की एक फोटो देखी। ये देखकर प्रिया हैरान रह गई। उसे इस फोटो पर यकीन नहीं हो रहा था। राजीव इस लड़की के साथ? ये लड़की है कौन जो राजीव के इतना करीब आने की कोशिश कर रही है? आखिर मेरे होते हुए राजीव इस लड़की को अपने इतने करीब कैसे आने दे सकता है? प्रिया ने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो ये देख सकती थी कि वो लड़की हकीकत में बहुत खूबसूरत थी। इस बात को लेकर प्रिया और ज्यादा परेशान थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये मैसेज भेजने वाला कौन था। प्रिया ने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की जिस नंबर से मैसेज आया था। वहीं जब शालिनी ने प्रिया का कॉल आते देखा तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई। शालिनी ने कॉल रिसीव किया। हेलो प्रिया। तुमने मेरा नया नंबर पहचान तो लिया ना? वैसे ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें पिक्चर कैसी लगी? तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी ना कि राजीव तुम्हारे होते हुए दूसरी लड़कियों के साथ मजे लेगा और तुम्हें धोखा देगा। शालिनी, तुम चुप हो जाओ। और ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? क्या ये सच है कि राजीव इस लड़की के साथ था? हाँ, मैंने मॉल में राजीव को इस लड़की के साथ देखा था। वो इससे बहुत हंस कर बातें कर रहा था। मैंने उन्हें रोका, लेकिन राजीव उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उल्टा मुझसे कहा कि मैं उन दोनों के बीच में ना आऊं, और अगर मैंने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन प्रिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रिया राजीव पर भरोसा करती थी और उससे बहुत प्यार भी करती थी। नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। मेरा मानना है कि राजीव मुझे धोखा नहीं देगा, इसीलिए तुम अपनी बकवास बंद करो। प्रिया के शब्द सुनकर शालिनी हैरान रह गई। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? अरे मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी कोई जरूरत है। मुझे पता है कि राजीव किस तरह का इंसान है, इसीलिए तुम मेरी मदद करने की बजाय अपनी लाइफ पर ध्यान दो। इतना कहने के बाद प्रिया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ये देखकर शालिनी हैरान थी कि प्रिया को उसके भेजे गए फोटो पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये सोचकर शालिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वहीं राजीव इशिता को घर ले जाने के बजाय एक रेस्टोरेंट में लेकर चला गया और वहां उसने प्रिया को कॉल किया। प्रिया, तुम अभी कहाँ हो? अच्छा चलो, जहाँ भी हो अभी के अभी हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में आ जाओ।
प्रिया को भी राजीव से उस लड़की के बारे में पूछना था, इसलिए उसने फोन पर इस बारे में बात करना सही नहीं समझा और वो राजीव के बताए हुए रेस्टोरेंट में जाने के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर में प्रिया अब उस रेस्टोरेंट में पहुंच गई जहां पहले से ही राजीव और इशिता बैठे हुए थे। जैसे ही प्रिया अंदर गई, उसने राजीव के सामने एक लड़की को बैठे देखा। ये देखकर प्रिया ने जल्दी से अपना फोन निकाला और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो देखना चाहती थी कि क्या ये वही लड़की थी जिसे उसने फोटो में देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजीव इस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहा था। वहीं जब राजीव ने प्रिया को आते देखा, तब उसने अपना हाथ लहराया। ये देखकर प्रिया ने अपना चेहरा ठीक किया और सीधे उसकी ओर चली गई। प्रिया, मैं तुम्हें इस लड़की से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये वो लड़की है जिससे मैं आज मिला था। इसका नाम इशिता है और इशिता, ये मेरी वाइफ है प्रिया। जब प्रिया ने लड़की को अपने सामने देखा तो तुरंत ही घबरा गई। ये लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रिया। मैं इशिता हूँ। अगर आज मैं राजीव जी से नहीं मिली होती ना, तो पता नहीं आज मैं कहाँ सड़कों पर भटक रही होती। इशिता ने प्यार से अपना हाथ बढ़ाया। प्रिया भी उससे ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वो आगे बढ़ी और उससे हाथ मिला लिया। आपसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन आपने जो अभी कहा कि तुम सड़कों पर भटक रही होती, उसका क्या मतलब है? मैं समझ नहीं सकी। प्रिया के पूछने पर इशिता ने प्रिया को पूरी कहानी बताई, जिसके बाद प्रिया कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। उसे इस तरह से सोच में डूबा हुआ देखकर राजीव चुप नहीं रह सका। क्या हुआ प्रिया, तुम इस तरह चुप क्यों हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस दिन भर काम करके थोड़ा थक गई हूँ। हम भी थके हुए हैं। चलो पहले खाना खा लेते हैं। कल हम इशिता को खदान दिखाने के लिए ले जाएंगे। उसने जो कहा उसे सुनकर प्रिया चौंक गई। प्रिया को यहाँ तक तो समझ आ रहा था कि एक लड़की उसे सड़क पर मिली, उसने उसकी हेल्प की, ठीक है, उसने अपने साथ लड़की को लाकर खाना खिलाना चाहा। प्रिया को यहाँ तक भी कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन प्रिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे खदान में क्यों ले जाना चाहता था। लेकिन इस वक्त प्रिया ने कोई भी सवाल नहीं पूछा। वहीं राजीव ने भी कुछ नहीं कहा। खाना खाने के बाद इशिता ने राजीव और प्रिया की तरफ देखा। मैं आज रात यहाँ सामने वाले होटल में रुक जाती हूँ। आप लोग जा सकते हैं। मैं कल आपसे मिलूंगी। ये सुनकर प्रिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। कम से कम उस बेशर्म लड़की ने उनके साथ घर आने को तो नहीं कहा था। राजीव और प्रिया अब घर चले गए। घर लौटने के बाद प्रिया के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। राजीव, मुझे सच सच बताओ कि वो लड़की कौन थी? प्रिया के ये वर्ड सुनकर राजीव हैरान था। प्रिया, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, लेकिन जो कहानी उस लड़की ने मुझे बताई थी, वो कहानी पहले ही मुझे शालिनी बता चुकी थी। इसीलिए मुझे इन बातों पर शक हो रहा है। राजीव ने एक गहरी सांस ली। प्रिया, मेरा यकीन करो, हमने तुमसे झूठ नहीं बोला। अगर हम तुमसे झूठ बोलते तो तुम्हें वहाँ रेस्टोरेंट में क्यों बुलाते? मुझे पता है कि तुम किस बारे में टेंशन में हो। कल खदान पर जाएंगे और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर जरूरत हो तो तुम मुझे लेने आ जाना, क्योंकि मुझे अविनाश के यहाँ भी जाना है। उसकी बातें सुनकर प्रिया को थोड़ी राहत मिली। लगता है मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया है। तुम ना सिर्फ बहुत ज्यादा सोचती हो, बल्कि बहुत ज्यादा फिक्र भी करती हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए इस बारे में तुम कभी चिंता मत करना। अब सच में प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं वो शालिनी की बातों में आकर राजीव और इशिता के बारे में गलत सोच रही थी। उसे अब अपनी सोच पर शर्म भी आ रही थी। राजीव कुछ देर के लिए अपने कमरे में अकेला बैठा रहा। फिर उसने कुणाल मेहरा को फोन किया। मेहरा परिवार के आने के बाद राजीव ने कुणाल से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। लेकिन आज इतने दिनों के बाद राजीव का फोन देखकर कुणाल बेहद खुश हुआ। हेलो भाई, कैसे हैं आप? कितने दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई। लगता है अब तक आप अपने छोटे भाई से नाराज हैं।
इस वक्त मैं पुरानी बातों को लेकर कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे तुमसे शालिनी वर्मा के बारे में बात करनी है। शालिनी वर्मा? क्या वो अब तक इसी शहर में है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। शालिनी के साथ डील करने की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी। भाई, आपके कहने पर मैंने उसकी कंपनी को बर्बाद कर दिया। क्रेडिटर्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। इसके बावजूद वो दिल्ली में कैसे रह सकती है? वो लड़की फिर से मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रही है। लगता है क्रेडिटर्स ने उसे तंग करना छोड़ दिया। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन इस शालिनी को ठिकाने लगाओ। डोंट वरी भाई, मैं जल्दी इसका कुछ करता हूँ। राजीव मेहरा परिवार में सिर्फ कुणाल मेहरा पर ही भरोसा कर सकता था, और कुणाल भी भाई की तरह बहुत ही वफादार था। राजीव से बात करते ही कुणाल शालिनी को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ शालिनी बेहद गुस्से में थी। उसे प्रिया दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की नजर आ रही थी। अपने पति को किसी दूसरी लड़की के साथ बाहों में बाहें डालकर घूमता हुआ देखने के बाद भी प्रिया चुप थी। ये बात शालिनी के छोटे से दिमाग में घुस नहीं रही थी। प्रिया पर नाराजगी अलग बात है, लेकिन शालिनी के गुस्से की असली वजह तो राजीव था। शालिनी ने इससे पहले 2 बार राजीव को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन राजीव ने उसके सामने प्रिया को प्रायोरिटी देते हुए उसे बेइज्जत कर दिया था। अगर राजीव के लिए प्रिया ही सब कुछ थी, तो वो इस नई लड़की के साथ क्या कर रहा था? शालिनी को लग रहा था कि राजीव ने उसके ऊपर प्रिया को चुना, और अब वो इस नई लड़की के साथ अय्याशी कर रहा है। मैंने प्रिया जितनी बेवकूफ लड़की अपनी लाइफ में नहीं देखी। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। राजीव ने मुझे ठुकराया था ना, अब उसकी अय्याशी के नजारे पूरी दुनिया देखेगी। शालिनी ने प्लान बनाया कि वो राजीव और उस लड़की की फोटो इंटरनेट पर वायरल कर देगी, जिस वजह से लोग उस पर थूकेंगे। बिना देर किए शालिनी ने अपना फोन निकाला और राजीव की फोटो को इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। हालांकि राजीव को ज्यादा लोग जानते नहीं थे, लेकिन उसका नाम वर्मा खानदान से जुड़ा हुआ था। भानु प्रताप वर्मा का परिवार बीते कुछ दिनों में कई रीजन से सुर्खियों में रहा था। इतने तमाशे के बाद लोग वर्मा खानदान के इंटरनल मैटर में काफी इंटरेस्टेड रहते थे, इसलिए कुछ ही देर में राजीव और उस लड़की की फोटो वायरल हो गई। कुछ ही देर में रमेश को राजीव की इस फोटो के बारे में पता चला। ये खबर मिलने के बाद रमेश बेहद परेशान होकर राजीव के पास बात करने चला गया। राजीव, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? रमेश ने अपना फोन आगे करते हुए राजीव को उसकी फोटो दिखाई। प्रिया भी राजीव के साथ खड़ी हुई थी। इससे पहले कि राजीव कुछ कहता, प्रिया ने अपने पापा से कहा, पापा, आपको ये फोटो कहाँ से मिली? ये फोटो सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। किसी ने राजीव की और इस लड़की की फोटो इंटरनेट पर वायरल कर दी है। ये सब आखिर चल क्या रहा है? पापा, मुझे इस बारे में सब कुछ पता है। शालिनी जानबूझकर हम दोनों के बीच दूरियां पैदा करने के लिए ये सब कर रही है। आप बेकार ही टेंशन ले रहे हैं। प्रिया की बात सुनकर रमेश को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन फिर भी उनके मन में डाउट था। इसलिए प्रिया ने उनको समझाते हुए कहा, इस शालिनी ने पहले ही फोटो मुझे भेजी। उसने राजीव को धमकी देते हुए 20 लाख रुपए की मांग भी की, लेकिन जब मैं और राजीव ने उसकी धमकी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, तो उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया है। ना जाने ये शालिनी हमारा पीछा कब छोड़ेगी। बेटा राजीव, कल मुंबई से अंबानी परिवार के लोग यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसे में अगर तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो गई तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। डोंट वरी पापा, मैं इन सबको हैंडल कर लूंगा। राजीव और प्रिया की बात सुनकर रमेश वर्मा को थोड़ी राहत मिली। वो उनसे बात करके अपने कमरे में जा ही रहे थे कि तभी सरला गुस्से में उनके पास आई। इस राजीव को तो मैं आज छोड़ूंगी ही नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? चुप करो सरला, ये तुम अपने दामाद के बारे में कैसी बातें कर रही हो? लगता है तुम्हें मालूम नहीं, ये राजीव हमारी बेटी के पीठ पीछे किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चला रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी अभी राजीव और प्रिया से बात करके आ रहा हूँ। ये सब उस शालिनी का किया धरा है। वो जानबूझकर राजीव को बदनाम कर रही है। तुम हटो मेरे रास्ते से। इसका जवाब मैं खुद राजीव से लूंगी। सरला, अपने गुस्से पर काबू रखो।
अपनी शादीशुदा बेटी की जिंदगी में दखल देना ठीक नहीं है। वो दोनों समझदार हैं और सब कुछ खुद संभाल सकते हैं। रमेश ने किसी तरह समझा बुझाकर सरला को शांत कर दिया। राजीव की इस हरकत के बारे में अब तक भानु प्रताप वर्मा को भी मालूम पड़ चुका था। मित्तल परिवार से परेशान भानु प्रताप किसी तरह रमेश के साथ मिलकर काम करना चाहते थे और राजीव का बहाना लेकर वो रमेश को फोन करने लगे। इधर रमेश अपने पिता से परेशान हो चुके थे। उनका फोन आता देखकर रमेश ने इरिटेट होते हुए कहा, न जाने अब पापा आधी रात को क्यों फोन कर रहे हैं। हो ना हो उन्हें मुझसे सोने की खदान के बारे में बात करनी है। तुम्हारा परिवार तो है ही ऐसा। अब मेहरबानी करके अपना फोन साइलेंट मोड पर रख दो। आधी रात को उनसे बात करके हमें अपना दिमाग खराब नहीं करना है। सरला की बात मानते हुए रमेश ने अपना फोन साइलेंट कर दिया। जब कई बार फोन लगाने के बाद भी रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया तो भानु प्रताप गुस्से में कहने लगे, इस रमेश की इतनी हिम्मत कि मेरे फोन का जवाब न दे। सब पैसे का कमाल है दादाजी। आज रमेश चाचा के पास पैसे हैं, इसलिए वो हमको पहचानते भी नहीं है। वैसे तो इस मित्तल परिवार से ही इतना परेशान हूँ मैं। पीयूष की मदद करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अपनी सारी प्रॉपर्टी इन्होंने बैंक के पास गिरवी रखी हुई है, फिर भी हमें अपनी विला के लिए झूठा कहा। और अदिति कितनी शातिर निकली, दहेज में हमसे हमारा पुराना घर भी ले लिया और उसके बाद पैसे भी। साकेत, अदिति को साफ तौर पर समझा देना कि अगर हमें हमारे पैसे वापस ना मिले तो उसे वर्मा परिवार से बेदखल कर दिया जाएगा। और रही बात रमेश की, तो मैं कल खुद उसकी कंपनी में जाकर उससे बात करूंगा। राजीव का नाम खराब हो चुका है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए दादाजी। और मित्तल परिवार पर मैं पूरी नजर रखा हुआ हूँ। अब तो बस कल की सुबह का इंतजार है। अगली सुबह होते ही राजीव और प्रिया इशिता को अपने साथ लोहे की खदान पर ले गए। उस जगह को अच्छी तरह से देखने के बाद इशिता ने कहा, अरे ये जगह तो काफी छोटी है। मुझे लगा था कि यहाँ कोई बहुत बड़ा सोने का खदान होगा। मिस्टर राजीव, आई मस्ट से आपने इस छोटी सी खदान के बारे में ना काफी बढ़ा चढ़ा कर बात पेश की है। दिस इज अ स्मार्ट बिजनेस मूव। बढ़ा चढ़ा कर बात करने से मैंने पूरे शहर के इन्वेस्टर्स का ध्यान इस खदान की ओर खींच लिया है। अच्छा, क्या आपको पता है अंबानी परिवार इस शहर में आने वाला है? इस बारे में कौन नहीं जानता। उनके यहाँ आने से पूरे शहर में बातें हो रही हैं। अंबानी परिवार मुंबई से दिल्ली अपने लिए स्पेशल बिजनेस पार्टनर्स ढूंढने आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अंबानी परिवार यहाँ सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स के लिए ही नहीं आ रहा है, उन्हें माइंस में भी काफी इंटरेस्ट है। तो ऐसे में क्या आपका ये छोटा सा लोहे का खदान उनको इम्प्रेस कर पाएगा? तुम्हें अंबानी परिवार के बारे में इतना कुछ कैसे पता? अब वो दरअसल मेरी पापा की ना अंबानी परिवार के साथ अच्छी जान पहचान है। उन्होंने ही मुझे ऐसा एक बार बताया था। हाँ, मुझे याद है। अंबानी परिवार ना बेहद अमीर और पावरफुल है, तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर मौजूद मुट्ठी भर सुनहरी मिट्टी को देखकर इम्प्रेस होंगे। Let's see what happens. राजीव को खुद पर पूरा भरोसा था। इशिता के बात करने का ढंग देखकर राजीव उसकी रियलिटी जानने के लिए ज्यादा क्यूरियस होने लगा। अब तो प्रिया को भी इशिता के लिए यही लग रहा था कि वो कोई अमीर लड़की है, वरना इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो अंबानी परिवार के बारे में कैसे बोल सकती थी। वैसे इशिता, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ देर में आकृति सिंह के साथ मेरा एक इवेंट है। हम ऐसे गरीब बच्चों के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं जो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा सकते। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगी। मुंबई में तो ना मैं ऐसे कई चैरिटी फाउंडेशंस का हिस्सा रह चुकी हूँ। अगर तुम्हें अपने इस इवेंट में मेरी कुछ मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। ओह, दैट्स ग्रेट। राजीव,
क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे? नहीं प्रिया, फिलहाल तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल सकता। अभी मुझे अविनाश चौधरी के पास ब्लू सफायर देखने जाना है। अगर समय बचा तो मैं तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। और फिर हमें अंबानी परिवार की डिनर पार्टी के बारे में भी तो सोचना है, इसीलिए अभी तुम दोनों ही चली जाओ। आयरन माइन से निकलने के बाद प्रिया और इशिता आकृति सिंह के पास चली गईं और राजीव अविनाश चौधरी के पास। अविनाश पिछले 2 दिनों से एंटीक मार्केट में ही काम कर रहा था। राजीव ने उस ब्लू सफायर को तराशने का काम जो सौंप दिया था उसे, पहले के मुकाबले अविनाश से सब वहां अच्छा बर्ताव कर रहे थे। पिछली बार राजीव ने सबको ऐसा सबक सिखाया था कि अब अविनाश से कोई भी इंसान बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। खास करके बबलू तो अविनाश से दूर ही खड़ा हुआ था। अब जब बबलू ने राजीव को वहां आते हुए देखा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। डर के मारे वो अपने स्टॉल के अंदर चला गया। उसे ऐसा करता देखकर आसपास के लोग उस पर हंसने लगे। देखो देखो बबलू किस तरह डरकर अंदर छुप रहा है। अरे बबलू, पिछली बार तो तुमने अविनाश से पंगा ले लिया था, लेकिन इस बार तो तुमने कुछ भी नहीं किया, फिर डर से काहे कांप रहे हो भाई? तुम लोग चुप करो बे। मैं तो बस स्टॉल के अंदर अपना काम कर रहा हूँ। बबलू के हाथ पैर अब तक कांप रहे थे। आसपास के लोग उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन राजीव को सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सीधा अविनाश चौधरी के पास गया। पिछले 2 दिनों से अविनाश पूरी मेहनत और लगन के साथ उन ब्लू सफायर को तराश रहा था, और इतनी मेहनत करने के बाद अब वो 2 स्टोन्स बेहतरीन बुद्धा स्टैच्यूज में बदल चुके थे। राजीव को वहां आता हुआ देखकर अविनाश तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मिस्टर राजीव, आइए आइए, बहुत ही सही समय पर आए हैं आप। आपने मुझे जो काम सौंपा था वो पूरा हो चुका है। राजीव अविनाश की कारीगरी से बेहद खुश था। एक्सीलेंट, मुझे ये तराशे हुए पत्थर बहुत पसंद आए। मिस्टर अविनाश, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2 तराशे हुए ब्लू सफायर हमारे शहर में आ रहे अंबानी परिवार के सामने पेश करने वाला हूँ। अगर उन्हें ये पत्थर पसंद आ गए तो उनसे मिले पैसों को मैं बच्चों के इलाज के लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरी बीवी प्रिया के चैरिटी फाउंडेशन के जरिए हम बच्चों के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अब आपको सौम्या के इलाज की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये बेशकीमती पत्थर तो आप ही के हैं। आप इसे जहां चाहें वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। राजीव अब तक अविनाश के लिए इतना कुछ कर चुका था कि अविनाश राजीव का एहसानमंद हो गया था, और फिर राजीव की मदद से अविनाश को हर महीने पगार भी मिलती थी। अब राजीव की कही हर बात उसके लिए सर आंखों पर थी। अगर राजीव न होता तो अविनाश को कभी ये 2 नगीने तो बिल्कुल नहीं मिलते। इसलिए अविनाश ने खुशी खुशी उन्हें राजीव को सौंपना चाहा। राजीव भी ये देखकर बहुत खुश था कि अविनाश ने उसके सामने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ प्रिया ने आकृति सिंह के साथ एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिया बतौर स्पोक्स पर्सन मौजूद थी। दिल्ली शहर के बड़े बड़े सोशलिस्ट प्रिया के इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते थे। ये भी अच्छा हुआ कि मित्तल परिवार में चल रहे लफड़े के चलते अदिति बाहर नहीं आ रही थी, वरना प्रिया को इस तरह देखकर उसे न जाने कितनी तकलीफ होती। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर कोई प्रिया के इवेंट में शामिल होने के लिए चला जाता है। इस इवेंट में आकृति सिंह के हर एक डिजाइन ड्रेस को ऑक्शन किया जाता है। इस ऑक्शन से कमाए हुए पूरे पैसे को प्रिया और आकृति सिंह बच्चों के इलाज के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। ये सब राजीव के फाउंडेशन का ही हिस्सा था। इधर फेडरेशन की लीड होने की वजह से प्रिया ने आकृति सिंह के सबसे महंगे ड्रेस को पहनकर शूटिंग की, जिसकी वजह से उस ड्रेस की कीमत 30 लाख रुपए रखी गई। इस इवेंट को लेकर शहर के बड़े बड़े लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। आज से पहले आकृति सिंह ऐसे इवेंट सिर्फ विदेशों में किया करती थी, लेकिन प्रिया की बढ़ती पब्लिसिटी को देखते हुए पहली दफा ऐसा इवेंट दिल्ली में किया जा रहा था। इसलिए लोग पैसे की परवाह न करते हुए अपने लिए सबसे बेहतरीन कपड़े हासिल करना चाहते थे। हर किसी को अपने सोशल स्टेटस को ऊंचा दिखाना था। लोगों की इतनी एक्टिव पार्टिसिपेशन देखकर इशिता प्रिया से कहने लगी, ओह वाओ, दिस इज अमेजिंग। मैंने कभी कपड़ों के ऑक्शन में इतना अच्छा
पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं देखा है। अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं एक ड्रेस अपने लिए भी ले लूं। इशिता ने तुरंत अपने लिए एक ट्यूब कट शॉर्ट स्कर्ट पसंद कर ली, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए थी। इशिता को वो ड्रेस पसंद करता देखकर प्रिया थोड़ी हैरान हुई। इशिता, आर यू श्योर कि तुम्हें ये ड्रेस खरीदनी है? ऑफ कोर्स, आई एम श्योर। तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं अभी पूरी पेमेंट कर दूंगी। डैड मुझे काफी अच्छी पॉकेट मनी देते हैं। इशिता की बात सुनकर प्रिया दंग रह गई। उसे इशिता की हर एक बात से भरोसा होता जा रहा था कि वो वाकई में बहुत ही अमीर लड़की है। इसी बीच प्रिया के फोन में राजीव का मैसेज आया। अरे वाह, राजीव ने मिस्टर अविनाश से वो 2 यूनिक ब्लू सफायर ले लिए हैं। प्रिया की बात सुनकर इशिता की आंखें चमक उठी। हे, यू नो व्हाट? मेरे डैड को भी ब्लू सफायर कलेक्ट करने का बड़ा शौक है। ये तो काफी अच्छी बात है। कुछ ही देर में राजीव उन 2 ब्लू सफायर बुद्धा स्टैच्यू को लेकर ऑक्शन साइट पर पहुंच गया। वहां ज्यादातर महिलाएं ही थीं, और फिर महिलाओं को ऐसी चीजों का ज्यादा शौक भी होता है। हर किसी का ध्यान सिर्फ उस शानदार नगीने पर था। जिस तरीके से उस पत्थर को तराशा गया था, उससे उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। जब इशिता ने उन 2 ब्लू सफायर स्टैच्यूज को देखा, तो वो बस देखती ही रह गई। This blue sapphire is extremely beautiful. ब्लू सफायर देखकर इशिता की आंखों में चमक आ गई। उसने प्रिया से अपने मन की बात कहने में पल भर भी देर न की। प्रिया जी, प्लीज 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 प्लीज, आप मुझे ये ब्लू सफायर दे दीजिए। मेरे डैड को ये बेहद पसंद आएगा, और अगर मैंने उन्हें उनकी पसंदीदा चीज दे दी तो शायद वो मुझे माफ कर देंगे। माफ कर देंगे? क्या तुमने कोई ऐसी गलती की है जिसके चलते तुम्हारे पापा तुमसे नाराज हैं? इशिता प्रिया के सामने कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती थी, लेकिन उस शानदार ब्लू सफायर को देखकर उसकी जुबान फिसल गई। अरे अब मैं आपको क्या बताऊं, वो दरअसल मैंने दिल्ली आने से पहले अपने डैड को इन्फॉर्म नहीं किया था। मैं उन्हें झूठ बोलकर अपने घर से निकली थी। हालांकि दिल्ली आने के बाद मैं उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन फिर मेरा फोन टूट गया, और फिर फोन रिपेयर करवाने के बाद मुझे उन्हें बताना याद ही नहीं रहा। इसलिए मैं ये ब्लू सफायर उनको देकर उनकी नाराजगी दूर करना चाहती हूँ। इसका मतलब तुम अपने पापा की शैतान बेटी हो, लेकिन ये गलत है। तुम्हें उनसे बात करके आना चाहिए था। तो अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? सारा दिन घर पर बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, और फिर दिल्ली घूमने का मेरा बड़ा मन था, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ चली आई। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब आप ये ब्लू सफायर मुझे दिलवाने में मेरी मदद करिए। इशिता की बातें सुनकर प्रिया को उसकी मदद करने का मन होने लगा। ये ब्लू सफायर अब राजीव के थे, वो जैसे चाहे इनको दे सकता था। इशिता से ज्यादा इनकी और किसे जरूरत होगी। ठीक है इशिता, लेकिन तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। मुझे नहीं लगता कि हर कोई इसे खरीदना चाहेगा। ऐसे में तुम इसे आसानी से हासिल कर पाओगी। प्रिया जी, दूसरे लोगों का मुझे नहीं मालूम। आप पहले मुझे श्योर करिए कि आप ये ब्लू सफायर सिर्फ और सिर्फ मुझे ही दिलवाएंगी। इशिता की एक्साइटमेंट देखते हुए प्रिया ने तुरंत राजीव को मैसेज किया। प्रिया का मैसेज देखकर राजीव सारी बातों को लिंक करने लगा। इशिता को ब्लू सफायर पसंद थे, और वो इस कीमती पत्थर को अपने पापा के लिए लेना चाहती थी। साथ ही इशिता के पास जो फोन था, वो रेयरली यूज किया जाने वाला मॉडल था, जिसे अंबानी परिवार के सारे लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर भी राजीव इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहता था। ऑक्शन इवेंट में सारे छोटे छोटे नगीने तो बिक चुके थे, लेकिन इन 2 बेशकीमती ब्लू सफायर की बोली अब तक किसी ने नहीं लगाई थी। आकृति सिंह के भी लगभग सारे कपड़े बिक चुके थे, और इस इवेंट से उनको अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। रही बात ब्लू सफायर की, तो आखिरकार राजीव ने उन्हें इशिता को ही देना सही समझा। इशिता की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
इन ब्लू सफायर को राजीव ने 1.5 करोड़ में बेचा। बिना देर किए राजीव ने इस रकम का 30% अविनाश चौधरी के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया और बाकी बचे 70% राजीव ने बच्चों के इलाज के लिए रिजर्व कर लिए। प्रिया के चैरिटी फाउंडेशन के जरिए राजीव बच्चों की मदद करने वाला था। जब अविनाश चौधरी के पास इतने पैसे आ गए तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बेचारे ने अपनी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। अविनाश चौधरी इन पैसों को पाकर जितना खुश था, उससे कहीं ज्यादा राजीव का शुक्रगुजार था। पैसे मिलते ही अविनाश ने सबसे पहले सौम्या के इलाज का बिल भरा और फिर राजीव को शुक्रिया अदा करने के लिए एक शानदार लंच ऑर्गेनाइज किया। लेकिन राजीव ने अविनाश का लंच इनविटेशन सीधे तौर पर ठुकरा दिया। राजीव ने समझाते हुए अविनाश को कहा, मिस्टर अविनाश, ये पैसे आपके लिए और सौम्या के लिए बेहद जरूरी हैं। इस तरह महंगे लंच पार्टी में इसे बर्बाद मत करिए। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो आज सौम्या के लिए उसका पसंदीदा खाना लेकर जाइए। आपके ऐसा करने से मुझे ज्यादा खुशी होगी। राजीव की बात सुनकर अविनाश चौधरी की आंखें भर आईं। आज सिर्फ राजीव मेहरा की बदौलत अविनाश सिर उठाकर जीने लायक बन चुका था। एक मजबूर पिता अपनी बेटी का अच्छे से इलाज करवा सकता था। राजीव का साथ मिलने पर अब लोग अविनाश की इज्जत करने लगे थे। सचमुच राजीव अविनाश चौधरी के लिए भगवान से कम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ राजीव, प्रिया और इशिता आपस में बातें कर रहे थे। मेरा आज का दिन आप दोनों के साथ बहुत ही अच्छा रहा। अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है इशिता, हम लोग शाम को अंबानी परिवार की डिनर पार्टी में मिलते हैं। तुम भी आ रही हो ना? क्या आप चाहते हैं कि मैं भी वहाँ आऊँ? ऑफ कोर्स तुम्हें आना चाहिए। तुमने ही तो कहा था ना कि इस शहर में तुम नहीं हो, तो क्यों ना इस शहर के बारे में कुछ और जाना जाए। तुम हमारे साथ चलना। You will surely enjoy it. राजीव जिस तरह इशिता को उस पार्टी में चलने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, ये देखकर प्रिया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। वहां से निकलने के बाद सभी उस पार्टी में जाने की तैयारी करने लगे। प्रिया को सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब उसने इशिता को उस पार्टी के लिए एक बेहद खूबसूरत ड्रेस में देखा। ये वही शॉर्ट स्कर्ट थी जो इशिता ने आज ऑक्शन में खरीदी थी। इशिता उस ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। प्रिया को कहीं ना कहीं इशिता से इनसिक्योरिटी होने लगी, लेकिन फिर भी प्रिया ने इशिता की तारीफ करते हुए कहा, इशिता, आज की इस पार्टी की तो पूरी लाइमलाइट तुम ही चुरा लोगी। किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो तुम। थैंक यू सो मच। पर सच कहूँ तो मुझे हीरोइन दिखने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो आज सिर्फ सो कॉल्ड अंबानी फैमिली को देखना चाहती हूँ। मैंने काफी कुछ सुना है इनके बारे में। You are right. इस अंबानी परिवार ने ठीक से बताया भी नहीं कि उनकी तरफ से यहाँ कौन आ रहा है, कोई महिला है या आदमी। Well, let's guess. जिसकी बात सही निकली उसे उसका फेवरेट खाना खिलाया जाएगा। क्या कहती हो तुम? लेट मी गेस, इट्स फर्स्ट। मुझे लगता है कि उनकी तरफ से कोई आदमी ही आया होगा। प्रिया ने सोचा कि अंबानी परिवार इस शहर में अपने लिए बिजनेस पार्टनर ढूंढने आया है। ऐसे में वो लोग किसी आदमी को भेजेंगे ताकि राइट एंड बोल्ड डिसीजन लिया जा सके। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आदमी ही आया होगा? कोई महिला क्यों नहीं आ सकती? अक्सर बड़े परिवार के लोग किसी आदमी को ही अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजते हैं और फिर ये लोग पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि किसी महिला को भेजना ये सही ना समझे। हालांकि प्रिया की बात कुछ हद तक तो सही थी, लेकिन इशिता इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती थी। सॉरी टू से, लेकिन मुझे लगता है कि अंबानी परिवार की तरफ से कोई लड़की ही आएगी। आज की दुनिया में ऐसा क्या है जो एक लड़की नहीं कर सकती? और फिर अंबानी परिवार का तो 40% फैमिली बिजनेस महिलाएं ही संभालती है। Really? मुझे तो इस बारे में मालूम ही नहीं था। I must say इशिता, तुम्हें अंबानी परिवार के बारे में बहुत कुछ मालूम है। राजीव की बात सुनकर इशिता थोड़ी सकपका गई। अरे वो मैंने बताया तो था ना कि मेरे डैड अंबानी परिवार के साथ काफी मिलते जुलते रहते हैं, इसलिए मुझे इस परिवार के बारे में बहुत सी बातें मालूम है। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अंबानी परिवार के बारे में और भी बहुत कुछ बता सकती हो, ताकि जब मैं उनसे मिलूं तो मेरे लिए कुछ नया सा ना हो। राजीव की बात सुनकर इशिता मुस्कुराने लगी।
हालांकि राजीव ने इशिता के सामने ये जाहिर नहीं किया, लेकिन उसकी बातों से राजीव को मन ही मन बहुत हैरानी हो रही थी। आखिर इस इशिता को इतना कुछ कैसे मालूम था?